एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे चित्रनगरी नाम का एक कस्बा था। वहाँ सुप्रिया और वेदा नाम की दो बहनें रहती थीं। वे बड़ी समझदार लड़कियां थीं। उसी गांव में उनका नाश्ते का एक छोटा सा स्टॉल था। उस स्टॉल में वो अंडे उबालकर बेचा करती थीं। लेकिन दिन ब दिन उनके स्टॉल पर लोगों का आना कम होता जा रहा था। इसी चिंता में पड़े हुए एक दिन, दीदी, धीरे धीरे हमारी दुकान पर लोग कम आने लगे हैं। ऐसा क्यों है दीदी? ऐसे तो हमें स्टॉल बंद करना पड़ जाएगा ना। हाँ, तुम जो कह रही हो वो सच है, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। कल से हम जगह जगह जाकर घूम घूम कर अपने अंडे बेचा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये आइडिया काम करेगा। ये आइडिया वेदा को पसंद आया और जैसे उन्होंने फैसला किया था, अगले दिन उन्होंने एक बैलगाड़ी पर अपना नाश्ते का सामान लगाया और उसे ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। इस तरह वे एक गांव में गईं और लोगों का तांता सा लग गया। उनके सारे अंडे बिक गए। कुछ ही दिनों में जगह जगह जाकर अंडे बेचने का उनका काम चल निकला। लेकिन ये बात उस बगल के गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन लोगों ने एकजुट होकर ये तय किया कि इस तरह तो उनका अपना व्यापार ठप पड़ जाएगा। और अगले दिन जैसे ही वेदा और सुप्रिया ने उनके गांव में प्रवेश किया तो, सुप्रिया, तुम्हारी ये बैलगाड़ी हमारे गांव में दाखिल नहीं हो सकती। तुम्हारे आने की वजह से गांव के लोग हमसे कुछ नहीं खरीद रहे। तुम तो पड़ोसी गांव की हो और यहाँ आकर अपना बिजनेस जमा गई हो। आइंदा इस गांव में घुसने की कोशिश नहीं करना, उसने सख्ती से कहा। सुप्रिया और वेदा ने उनसे बहुत प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। वे समझ गईं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वे वापस घर आ गईं। सुप्रिया और वेदा को बड़ा अफसोस हो रहा था। उस दिन वो दोनों उदास मन से बिना खाए सो गए। रात में सुप्रिया की माँ दुर्गा उनके सपने में आई और, सुप्रिया, तू उदास क्यों है रे बेटी? तो उदास सुप्रिया बोली, माँ, हम जो भी करने की सोचते हैं कोई ना कोई बाधा आ जाती है। इस गांव में हमसे अब कोई कुछ नहीं खरीद रहा है। क्या करें हम दोनों? उसने वो सब कुछ अपनी माँ को बताया और रोने लगी। इतनी छोटी सी बात पर क्यों रो रही है? तुझे याद है जब तू छोटी थी तो एक चीज बड़े शौक से खाती थी, तुझे बहुत अच्छी लगती थी। सुप्रिया को याद आ गया और खुश होकर बोली, हाँ, सोने के अंडे माँ। और तुम वो सोने के अंडे कितने टेस्टी बनाती थी। बहुत टेस्टी होते थे वो सोने के अंडे। वो बड़े उत्साह से कहने लगी, अब मैं तुझे वो सोने के अंडे बनाना सिखाती हूँ। तब दुर्गा ने उसे सोने के अंडे बनाने की विधि सिखाई। कल से अपने गांव में ही रहकर ये अंडे तैयार कर लेना, सब तुमसे ही खरीदेंगे। देख लेना तुम। हाँ, अब आराम से सो जा। उसने बताया और अदृश्य हो गई। सुप्रिया बिस्तर से उठी और चारों ओर देखा, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। लेकिन उसे याद था कि सोने के अंडे कैसे बनाते हैं। वो तुरंत ही किचन में चली गई और अंडे तैयार करने लगी। वे ठीक वैसे ही बने जैसे दुर्गा बनाया करती थी। उसी क्षण वेदा वहाँ आई और सोने के अंडे देखकर, अरे, सोने के अंडे खाए कितना टाइम हो गया। दीदी, तुमने किससे बनाना सीखा इन अंडों को? वो सुप्रिया से एक के बाद एक सवाल करने लगी। उसके सवाल सुनकर, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तू तुरंत जा और इन अंडों को हमारी दुकान में लगा। अब से हम इन्हें इसी गांव में बेचेंगे। सुप्रिया ने कहा और उसे भेजा। उन्होंने सोने के अंडों को दुकान में सजा लिया और लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उनकी दुकान की तरफ एक व्यक्ति भी नहीं आया। शाम हो गई। तब एक आदमी जिसके हाथ में शादी के कार्ड्स थे उनकी दुकान पर आया और बोला, अरे सुनो, मुझे खाने के लिए 2 अंडे देना। उसने अंडे लेकर खाए और वो उन्हें बहुत पसंद आए। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतने स्वादिष्ट अंडे मैंने पहले कभी नहीं खाए। अगले 2 दिनों में मेरे यहाँ शादी है और मुझे ऐसे 200 अंडे चाहिए तुमसे। दे पाओगी तुम लोग? हाँ बोलो, जल्दी बताओ मुझे भाई। उसने उन्हें कहा और उन्हें कुछ एडवांस पैसे दिए और वहाँ से चला गया। जब उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 दिन के भीतर वे 200 अंडे बनाकर उस विवाह स्थान पर लेकर गईं। शादी में हर कोई उन सोने के अंडों को खाकर उनकी ही तारीफ कर रहा था। वेदा और सुप्रिया के सोने के अंडों का बहुत नाम हो गया। देखते ही देखते उन दोनों की दुकान पर ढेर सारे लोग आने लगे और सोने के अंडों की दुकान मशहूर हो गई।
द्वारका नामक स्थान पर ज्योति और श्रावणी नाम की दो बहनें रहती थी। ज्योति बड़ी थी और अपनी छोटी बहन श्रावणी से बहुत प्यार करती थी। क्योंकि वे एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए ज्योति ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और श्रावणी को शिक्षित करने पर जोर दिया। श्रावणी, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है और खूब अच्छी तरह से पढ़ना है। तुम्हें हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करके समाज में सम्मान प्राप्त करना है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, उसने श्रावणी से बड़े प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर श्रावणी ने कहा, दीदी, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए और हमारे परिवार की अच्छाई के लिए कड़ी मेहनत कर रही हो। मैं भी बहुत मेहनत करूंगी। इस तरह ज्योति बहुत मेहनत करती थी और श्रावणी को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने में उसकी मदद कर रही थी। कुछ समय बाद श्रावणी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। इससे ज्योति पर खर्चों का बोझ और बढ़ गया। ज्योति के पास एक गाय थी। ज्योति ने अतिरिक्त आय के लिए गोबर के कंडे बनाकर बेचना शुरू कर दिया और उससे भी पैसे कमाने लगी। दूसरी ओर श्रावणी ने भी अच्छे से पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी भी पाली। तब ज्योति को लगा कि उसकी तकलीफों का अंत हो गया है। एक दिन उसने श्रावणी को फोन किया। श्रावणी, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। श्रावणी, मुझे तुझसे कुछ मदद चाहिए थी। कुछ पैसों की जरूरत है घर के लिए। उस समय श्रावणी के हाथ में बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी, ओ दीदी, सो सैड। अभी मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली। किसी से उधार लेकर दे दूं क्या? हाँ। जब ज्योति ने उधार लेने के बारे में सुना तो वो डर गई। ओ उधार, ऐसा मत कर, मैं किसी तरह यहाँ खुद ही एडजस्ट करूंगी, ठीक है ना? हाँ। दरअसल श्रावणी अपना पैसा शहर में दिल खोलकर खर्च कर रही थी। कुछ ही महीनों में श्रावणी को शहर की हवा लग गई थी और उसने अपनी बहन को 1 रुपया भी नहीं भेजा था। फिर भी ज्योति ने श्रावणी से एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद श्रावणी के व्यवहार को देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी नौकरी खत्म हो गई थी, लेकिन शहर में रहने की आदत हो जाने की वजह से वो वापस गांव नहीं जाना चाहती थी। एक दिन ज्योति ने श्रावणी को फोन किया। श्रावणी, एक बार घर आ जा, क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुझे देखना चाहते हैं। श्रावणी ने इसे घर लौट जाने का अच्छा मौका समझा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी नौकरी खत्म हो गई। ठीक है दीदी, मैं कल ही आ जाती हूँ, उसने कहा और घर चली गई। अपनी बहन श्रावणी को देखकर ज्योति बड़ी प्रसन्न हुई। पापा कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पिताजी की तबीयत बहुत समय से अच्छी नहीं रहती है। जब ज्योति ऐसा कह रही थी तो श्रावणी को एक आइडिया आया। दीदी, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो और मैं वहाँ। चलो हम सब शहर चलते हैं, हम सब वहीं रहेंगे। मैं वहाँ पापा को भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूंगी, उसने कहा। अभी हम एकदम सब कुछ छोड़कर कैसे जाएंगे रे? सब कुछ बेचकर शहर आ जाओ दीदी, मेरा विश्वास करो, मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी वहाँ पर। ट्रस्ट मी। ज्योति इस बात के लिए मना कर रही थी, लेकिन श्रावणी उन्हें वहाँ ले जाने पर तुली हुई थी। उसके बहुत कहने पर ज्योति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और मिला हुआ पैसा श्रावणी के हाथ में भरोसे पर दे दिया। श्रावणी वो पैसा लेकर बोली, तुम यहीं रहो और वहाँ सब कुछ सही से व्यवस्था करके मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? और तुम्हें ले जाऊंगी, हाँ? उसकी बात मानकर ज्योति ने सारा पैसा श्रावणी को दे दिया और उसे विदा कर दिया। उसके जाने के एक दिन बाद ज्योति ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन ना उसने फोन उठाया और ना कॉल बैक किया। सारे पैसे ले जाकर अब उसे पूरा 1 महीना बीत चुका था। ज्योति समझ चुकी थी कि श्रावणी ने उसके साथ धोखा किया। अब उसके पास गाय के सिवा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ वो और उसके पिता बड़ी मुश्किल में दिन काटने लगे। एक दिन उसके पिता और वो सड़क किनारे सो रहे थे। ज्योति की गाय भूखी थी और इधर उधर भटक रही थी। तभी वो कॉफी के बागान में घुस गई और वहीं चरने लगी। हमेशा की तरह जब ज्योति ने गाय का दूध निकालना शुरू किया तो दूध की जगह कॉफी निकली। पहले तो ज्योति बहुत घबरा गई, लेकिन जब उसने कॉफी चखी तो वो बड़ी स्वादिष्ट निकली। तो उसने वहीं पर एक कॉफी होटल शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द वो कॉफी होटल बहुत प्रसिद्ध हो गया और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। कुछ समय बाद श्रावणी ने जब संपत्ति के पैसे भी लुटा दिए तो वो सड़कों पर आ गई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वो रोती हुई अपनी बहन के पास आई।
दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को धोखा दिया। ईश्वर ने मुझे सही सबक सिखाया है। वो रोने लगी। उसे रोता देखकर, श्रावणी मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी, उसने प्यार से कहा। उस दिन के बाद श्रावणी ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। गाय से मिलने वाली कॉफी से उनका जो होटल चल रहा था, उससे उनका जीवन आराम से कटने लगा।